नमस्कार मित्रों। पिछले दिनों फेसबुक पर मैंने एक कहानी पढ़ी। मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ इसे साझा किया जाए। इस कहानी के लेखक संजय नायक शिल्प जी हैं। कहानी का शीर्षक है रूपा और चंद्र, अजनबी मददगार। चंद्र को राजधानी गए 1 महीना हो चुका था। नीलम ने उसे बता दिया था कि चंद्र अपने आप को साबित करने, कुछ बनने के लिए राजधानी चला गया है। वक्त होता है जो जख्म देता है, दर्द देता है और दर्द को ही दवा कर देता है। रूपा का बुखार उतर चुका था, पर विरह का रोग उसकी रग रग में बस गया था। रूपा के चेहरे की रंग फाख्ता हो चुकी थी। आंखों के नीचे गहरे काले निशान थे जो उसके चुपचाप बहते आंसुओं और उनिंदी रातों की कहानियां कहते थे। उसे बस मुन्नी बेगम की एक गज़ल का एक शेर सुनने की आदत पड़ चुकी थी कि तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे जमाना लगे। रूपा की चिंताएं न केवल रूपा की माँ और पापा को थी, बल्कि नीलम भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं थी। कॉलेज तो वो खत्म कर चुके थे, इसलिए नीलम को भी घर से बाहर निकलने का कोई सॉलिड रीज़न नहीं था। पर वो अपनी रूपा से मिलने कभी भी स्वतंत्र थी। एक रोज़ वो रूपा के घर पहुंची तो रूपा सोई पड़ी थी। रूपा की माँ नीलम को अपने कमरे में ले गई। नीलम, इस अपनी सहेली को समझाना, कैसे सूख के कांटा हो गई है मेरी फूल सी बच्ची। तू कुछ ऐसा कर कि ये व्यस्त हो जाए। अगर व्यस्त रहेगी तो चंद्र कुछ पल इसके दिमाग से निकलेगा। रूपा की माँ ने गुहार लगाई। आंटी, ये दिमाग से न दिल से कहीं से चंद्र को नहीं निकाल सकती। एक बात बताऊं कि दोनों कोई एक दूसरे को प्यार थोड़े करते हैं। ये दोनों तो एक दूसरे को जी रहे हैं। ये तो अर्धनारीश्वर हो गए हैं। चंद्र आधा रूपा में है और रूपा आधा चंद्र है। ये बात मैं ही नहीं, बहुत से लोग कहते हैं। शायद ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं, बस उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। नीलम ने रूपा की माँ से दिल की बात कही। रूपा की माँ उसकी बातें सुनकर मायूस हो गई। तो क्या रूपा यूं ही अंदर जलकर खोखली हो जाएगी? ये दिन तो उसके खुश रहने के, नाच नखरे करने के, बनने संवरने के हैं। क्या ये अपने जीवन के ये दिन दर्द और उदासी में बिता देगी? मैं जानती हूँ तू कुछ कर सकती है उसके लिए, और तुझे करना ही होगा। रूपा की माँ गिड़गिड़ाई। नीलम ने कहा, मुझे सोचने दीजिए आंटी। कुछ ऐसा सोचना होगा कि रूपा वो बात मान ही ले। अगर हम एक बार में रूपा को कन्विंस नहीं कर पाए तो फिर रूपा हमें दूसरा मौका नहीं देगी। सोच बेटी, कुछ तो रास्ता निकाल, रूपा की माँ ने कहा। मैंने सोच लिया है, रूपा को मनाकर ही लौटूंगी। नीलम ये कहकर रूपा के कमरे की ओर बढ़ गई। उसने देखा कि रूपा अभी भी सोई पड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब मुर्दनी छाई हुई थी, जैसे कि सैकड़ों सालों तक कोई देव प्रतिमा किसी श्राप को भुगत रही हो। नीलम उसकी तब से सहेली थी जब वो 6ठी कक्षा में पहली बार मिली थी। उसने रूपा को कभी ऐसी हालत में नहीं देखा था। रूपा नाम उसके घर वालों ने उसकी खूबसूरती को देखकर ही रखा था। उसने देखा एक तरफ एक थाली में उसका खाना पड़ा था जो का त्यों ढका पड़ा था, जैसे उसे पहुंचाया गया। उसने देखा वही पास में एक पानी का गिलास भरा पड़ा है। नीलम ने गिलास के पानी से अपनी अंजूरी भरी और रूपा के चेहरे पर अपनी अंजूरी से भरा पानी फेंक दिया। रूपा हड़बड़ा कर उठी। उसने देखा सामने नीलम खड़ी है। उसने नीलम से मरी मरी आवाज में कहा, यह क्या बदतमीजी है नीलम? ये बदतमीजी करने का हक मुझे मेरी रूपा ने ही दिया है और मैं ये जन्म सिद्ध अधिकार रखती हूँ। अब उठ, मुझे चाय पीनी है। तू बनाएगी या किसी नौकर से कहेगी? नीलम ने कहा। मुझसे कुछ न बनेगा, तू माँ को बोल दे, वो किसी के हाथ भिजवा देंगी, रूपा ने कहा। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, तू मंगवा दे तो सही पीऊंगी, नीलम ने कहा। रूपा उठी और कमरे से बाहर निकलकर आवाज लगाई, शांति ताई, चाय लेकर आना। उसकी आवाज़ सुनकर
शांतिताई नामक नौकरानी और रूपा की माँ दोनों किचन की ओर दौड़ी। रूपा वापस कमरे में आ गई। कुछ देर में चाय आ गई। 2 कप थे। नीलम ने जिद करके रूपा को भी चाय पिला दी। चंद्र से मिलना चाहती है? नीलम ने चाय पीते हुए पूछा। रूपा के हाथ ठहर गए। उसने चाय का प्याला एक तरफ रख दिया। चंद्र आया है क्या? कहाँ है वो? रूपा ने तड़प कर पूछा। नहीं, चंद्र नहीं आया, वो आएगा भी नहीं जब तक कुछ बन न जाए। पर तुम उससे कैसे मिल सकती हो, ये उपाय मैं बता सकती हूँ, नीलम ने दृढ़ता से कहा। बताना कैसे मिल सकती हो उससे? मुझे किसी भी कीमत पर उससे मिलना है, रूपा ने अधीर होकर कहा। मेरी बात सुनेगी तो उससे जरूर मिल पाएगी, नीलम ने कहा। बताना, तेरी बात सुनूंगी ही नहीं मानूंगी भी, रूपा ने बहुत दृढ़ता से कहा। सुन, चंद्र प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा है। अगर तू भी तैयारी करे तो किसी एग्ज़ाम सेंटर पर इंटरव्यू के समय या ट्रेनिंग के समय उससे ज़रूर मिल सकती है, जहां तुम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और दोनों सेलेक्ट हुए तो पूरी सर्विस में कहीं न कहीं कभी न कभी एक दूसरे से मिल ही सकते हो। तुझे भी प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी चाहिए। मुझे कोई और रास्ता नज़र नहीं आता तुम्हारे मिलने का। नीलम ने अपने सोचे गए उपाय को रूपा के सामने रख दिया। सुन नीलम, मुझे ये तैयारी करनी है। आज से ही तू मुझे किताबें और सिलेबस ला कर दे, रूपा ने फैसला सुना दिया। मुझे नहीं लगता तू कर पाएगी रूपा। जैसी हालत तूने बना रखी है, तू प्रशासनिक सेवा तो क्या, अगर फिर से बीए के पेपर दे तो भी पास नहीं हो सकती, नीलम ने ताना दिया। मैंने करके दिखा दिया तो, रूपा ने कहा। तो तुझे चंद्र से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, नीलम ने कहा। सुन, मैं 10 मिनट में तैयार हो रही हूँ। हम आज और अभी प्रशासनिक परीक्षा के लिए किताबें लेकर आएंगे। तू नीचे इंतजार कर, मैं अभी आती हूँ, कहकर रूपा बाथरूम में घुस गई। नीलम रूपा की माँ के पास आ गई। 15 मिनट बाद रूपा सीढ़ियाँ उतर रही थी। ये वही रूपा लग रही थी जो 1 महीने पहले होती थी। इसे देखकर नीलम और उसकी माँ की जान में जान आई। दूसरा पार्ट। मिस्टर चंद्र, आपकी फीस नहीं आई है अभी तक। या तो आप फीस भर दें या माफ़ कीजिएगा, आप आगे कोचिंग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, कोचिंग के मैनेजर ने चंद्र से कहा। सर, थोड़ा समय दीजिए, मैं बकाया फीस की व्यवस्था कर लूँगा, चंद्र ने विनती की। माफ़ कीजिए मिस्टर चंद्र, पहले ही आपको बहुत समय दिया जा चुका है। मैं कोचिंग का मालिक नहीं हूँ, बस मुलाजिम हूँ, और मुझे कोचिंग के रूल्स फॉलो करने ही होंगे। 2 दिन का समय दे सकता हूँ, इससे आगे मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा, मैनेजर ने कहा। मैनेजर के केबिन में एक शीशा लगा हुआ था, जिसमें से दूसरी तरफ वाला उस केबिन में देख सकता था, पर केबिन वाला उधर नहीं देख सकता था। मैनेजर के कमरे में माइक लगा था, जिससे दूसरे कमरे वाले मैनेजर के कमरे की बातचीत भी सुन सकता था। चंद्र बहुत टूटे हुए मन से उठा और केबिन से बाहर निकल गया। मैनेजर के केबिन में फ़ोन बजा। मैनेजर ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जो किसी लड़की की थी। मिस्टर महेश, मेरे केबिन में आइए। कोचिंग का मैनेजर यानी महेश उस केबिन में गया। ये आप इस लड़के को कोचिंग से जाने का क्यों कह रहे हैं? उसने सवाल किया। मैडम, वो फीस नहीं भर पा रहा। कोचिंग का नियम तो आप लोगों ने ही बनाया है ना। बस वही कहा जो आप लोगों ने कहा, महेश ने जवाब दिया। मिस्टर महेश, ये चंद्र नाम का लड़का बहुत होशियार है, ये जरूर सेलेक्ट हो जाएगा। इससे कोचिंग का नाम बहुत आगे तक जाएगा। एक काम करो, उसे कल से जॉब ऑफर करो कि वह कोचिंग भी करे और नए बैच को पढ़ाए भी। इसके बदले उसकी फ़ीस माफ़ करो और कुछ सैलरी भी पे करो। ये लड़का कोचिंग से जाना नहीं चाहिए, उस लड़की ने कहा। जी मैडम, श्योर, कहकर महेश कमरे से बाहर निकल गया। मिस्टर चंद्र, आपकी काबिलियत देखकर हमारे कोचिंग के मालिक ने आपको जॉब ऑफर की है कि आप नए बैच को पढ़ाएंगे। इसके बदले आपकी कोचिंग की फ़ीस भी नहीं ली जाएगी और आपको हर महीने 7,000 रुपये भी दिए जाएंगे, जिससे आप अपने हॉस्टल और अन्य खर्च की व्यवस्था कर सकें। मुबारक हो चंद्र, अब आप इस कोचिंग के स्टूडेंट नहीं बल्कि स्टाफ हो, महेश ने कहा। चंद्र परसोपेश में था कि ये कोचिंग का मालिक कौन है जो उसका अजनबी मददगार बन गया है। उसने भगवान का लाख शुक्र अदा किया और क्लास में चला गया। नीलम को चंद्र का खत मिला। नीलम,
भगवान बहुत दयालु है। उसने दुनिया में बहुत अच्छे लोग बनाए हैं। कल ही मुझे कोचिंग से फीस न भर पाने के कारण निकाला जा रहा था और आज मैनेजर ने बताया कि कोचिंग के संचालक चाहते हैं मैं उनकी कोचिंग में नए बैच को पढ़ाऊं। इसके बदले न मुझसे फीस ली जाएगी बल्कि मुझे अपनी किताबों और हॉस्टल खर्च के लिए 7,000 मासिक वेतन भी दिया जाएगा। मैं उस अजनबी मददगार का बहुत आभारी हूँ। कहीं ये रूपा का करा धरा तो नहीं है? पर सुनो, रूपा को ये मत कहना, क्योंकि अजनबी मददगार वो नहीं है तो कड़की भरे हालात से मेरी दुखी हो जाएगी। अब खत बंद करता हूँ, तुम्हारा दोस्त चंद्रबंदर। चंद्र ने प्रशासनिक परीक्षा में पूरे राज्य में तीसरी रैंक प्राप्त की थी। उसे उसकी कोचिंग वालों ने सम्मान के लिए बुलवाया था। एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसमें कोचिंग के संचालक उसका सम्मान करने वाले थे। चंद्र समय पर पहुंच गया था। उसे मंच पर बैठाया गया। संचालक अभी आए नहीं थे। जब हॉल पूरा भर गया तो संचालक आए। चंद्र उन्हें देखते ही अवाक हो गया। संचालक थे राधिका और उसके पापा। उसके पापा ने रिटायरमेंट के बाद कोचिंग शुरू की थी जो राधिका और उसके पापा दोनों चला रहे थे। सम्मान समारोह के बाद पर्सनल मीटिंग हुई। चंद्र ने राधिका से पूछा, आप मेरी अजनबी मददगार थी? नहीं, हम अजनबी नहीं। आपने हमारी मदद की थी। हमने आपके हुनर को पहचान कर आपको मौका दिया कुछ कर दिखाने का। हम आपकी बुद्धिमत्ता और टैलेंट का बहुत सम्मान करते हैं। आपकी वजह से आज हमारी कोचिंग का नाम पूरे राज्य में चर्चा में है। आपका धन्यवाद जो आपने हमारी कोचिंग का मान बढ़ाया। यह कहते हुए राधिका ने हाथ मिलाने के लिए चंद्र की ओर हाथ बढ़ा दिया। चंद्र ने हाथ बरबस से राधिका के हाथ से जा मिले। शाम को जब राधिका घर पर थी, उसके पापा ने कहा, राधिका। जी पापा। चंद्र को पहले से जानती हो? जी पापा, हम जब 12वीं में थे चंद्र के साथ पढ़े थे। चंद्र को पसंद करती हो? जी पापा, हम चंद्र को बहुत चाहते हैं। मेरा मतलब है पसंद करते हैं। मैं चंद्र से तुम्हारे रिश्ते की बात करूं? नहीं पापा, ऐसा सोचना भी मत। चंद्र किसी और के लिए बना है। एक लड़की है रूपा जो चंद्र के साथ 9वीं क्लास से पढ़ती है। ये दोनों आपस में बहुत प्रेम करते हैं। मान लीजिए बस दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हम इनके बीच में आकर पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते। राधिका तुम बहुत अच्छी हो बेटा। आखिर बेटी किसकी है? कहकर राधिका अपने पापा से लिपट गई। उसकी आंखों से 2 आंसू बहे जो उसकी पापा नहीं देख पाए। राधिका जी, आपकी कोचिंग में कोई भी स्टूडेंट फीस न भर पा रहा हो तो आप उसे कोचिंग से निकालना नहीं। मैं उसकी फ़ीस भर दूंगा। आपने और रूपा ने मुझे सिखाया है कि हर किसी मजबूर की सहायता करना बहुत ज़रूरी है। आपका सदैव आभारी रहूँगा, चंद्र। चंद्र ने राधिका को ईमेल लिखा। चंद्र को याद आया कैसे उसकी साइकिल की चेन खराब होने पर रूपा ने उसे 4 रुपए दिए थे। चंद्र रूपा को याद करके एक आह भर कर रह गया। उसने पोस्टिंग की लिस्ट देखी। उसमें रूपा जिंदल को समाज कल्याण अधिकारी बनाया गया था। चंद्र को टॉप रैंकर होने के कारण वित्त विभाग मिला था। इस कहानी का पूरा क्रेडिट इसके लेखक को जाता है। मैंने कोशिश की कि इस कहानी को मैं आप सब तक पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।